First of all, good morning, everyone. आज, as discussed, we'll be discussing a brief understanding of section 222 subsection E. Basically क्या होता है, ये सेक्शन तो हमने बहुत बार सुना होगा, बट ये सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होता है या इसका क्या न्यूसेंसेस है, उसको हम लोग समझेंगे. तो पहले एक बार पढ़ते हैं कि ये सेक्शन बोलता क्या है बेसिकली. हाँ, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई क्या बोलता है. पहले 2 सबसेक्शन 22 इटसेल्फ इज अबाउट डीम्ड डिविडेंड. ऐसा नहीं कि डीम्ड डिविडेंड 222 ई में ही फॉल करता है. डीम्ड डिविडेंड के और भी 4 क्लॉजेस हैं, ए बी सी और डी, बट वो बहुत स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं और वो आज के अपने डिस्कशन के पार्ट नहीं है. आज अपने सिंपल एंड सिंपल जो 222 क्लॉज ई में कवर होता है, जो कि एक नॉर्मल फेनोमेनन में हम लोग बहुत बार इसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हाट इज डिफाइंड अंडर द एक्ट, वो हम पढ़ते हैं. एनी पेमेंट बाय अ कंपनी. सो फर्स्ट एसेंशियल क्राइटेरिया इज कि द पेमेंट हैज टू बी डन बाय अ कंपनी. ठीक है ना. So the word is payment has to be done by a company. Which nature of company? Not being a company in which public is substantially interested. अब इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं. देखने से समझ में आता होगा, not being a company in which public is substantially interested means a private limited company, right? But which is not true in its true sense. A company in which the public is not substantially interested, इसका भी डेफिनेशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में. और वहां पे डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है. फर्स्ट इज ऑब्वियसली अ लिस्टेड कंपनी, विच मीन्स अ कंपनी, मतलब वहां पे डेफिनेशन दिया गया है कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. तो उसमें से एक पॉइंट आता है लिस्टेड कंपनी का, यानी ये लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. और दूसरा डेफिनेशन को अगर मैं समराइज करूं तो वो बोलता है एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटीज आर होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग. अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या गवर्नमेंट majority owned companies are companies in which public are not substantially are companies in which public are substantially interested. यानी देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे कंपनी का नाम तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी इट इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट स्टिल इट इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. अज्यूमिंग कि उन्होंने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, 51% से ज्यादा का गवर्नमेंट होल्डिंग या फिर लिस्टेड, ये दोनों ही क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी ये डेफिनेशन में आ सकती है, नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. तो अपने खाली आंख बंद करके ये नहीं समझेंगे कि दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. दिस हैज अ वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया. ठीक है ना. ऑफ एनी सम, ठीक है ना, whether as representing a part of the assets of the company or otherwise, made on or after this date by way of advance or loan to a shareholder, being a person who is the beneficial owner of shares. Not being a shares, वो मैं skip कर रहा हूँ because that only reflects the profit sharing part. Holding not less than 10% of the voting power. अब ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर. आइडियली जनरली हमारी जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उसमें वोटिंग पावर इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है ना. यानी जनरली वोटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग व्हिच यू हैव, एक्सेप्ट अदरवाइज जहां पे कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि वोटिंग पावर इज बाय शो ऑफ हैंड्स, और वहां पे अगर मेरा 1% भी शेयर होल्डिंग है और टोटल 10 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो देन ऑल्सो आई विल बी डीम्ड टू हैव 10% ऑफ वोटिंग पावर. क्लियर है. बट वो सिर्फ until unless otherwise mentioned in the articles about the voting power by number of show of hands.
ठीक है ना? Otherwise, in all general circumstances, it will be directly proportional to the percentage of holding which we are having. तो वापस से पढ़ते हैं, any sum paid by way of advance or loan to a shareholder having 10% of, not less than 10% of the voting power. This is the first criteria. Or to any concern. अब ये concern का definition, तो concern का definition मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, कंसर्न का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है. कंसर्न मींस अ एचयूएफ और अ फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और कंपनी. अगर मैं किसी एक एचयूएफ को या एक फर्म को या एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को या कंपनी को भी लोन देता हूं तो भी डिविडेंड आ सकता है. कब? एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर is a member or a partner and in which he has a substantial interest. ठीक है ना? अब substantial interest का भी डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ, देखिए. A person is said to have a substantial interest in a concern other than a company if he is at any time during the previous year beneficially entitled to not less than 20% of the income of such concern. अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो कंपनी का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? सो द आंसर इज डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज कंपनी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट को अलग से डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 इटसेल्फ, जहां पे वहां पे भी बोला गया 20% ऑफ वोटिंग पावर. तो सिमिलर क्लॉज ही है, 20% है. इन केस ऑफ कंपनीज इट इज 20% ऑफ वोटिंग पावर. इन केस ऑफ अदर कंसर्न्स इट इज 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग. ठीक है ना? तो यानी मेरी कंपनी, जहां की एग्जांपल लेता हूं आयुष गोयल. सो सपोजिटली आयुष गोयल इज अ शेयर होल्डर इन मेसर्स XYZ लिमिटेड. मेसर्स XYZ लिमिटेड में आयुष गोयल की शेयर होल्डिंग इज मोर देन 10%. नाउ XYZ लिमिटेड गिव्स लोन टू ABC लिमिटेड in which Ayush Goyal is holding say 25%. So then deemed dividend will be attracted under section 2 subsection 22 clause E. ठीक है ना? सिमिलरली आयुष गोयल के HUF में, या सपोज करिए कि आयुष गोयल के कोई पार्टनरशिप फर्म में, सो अगेन द क्राइटेरिया इज 20% ऑफ PSR. ठीक है? Now what is the next point? यहां तक हमने पढ़ लिया. और any payment by any such company on behalf or for the individual benefit of any such shareholder. इसका एग्जाम्पल, अब आयुष गोयल क्या है कि थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ लिया है तो वो होशियार बन गया. वो बोला नहीं, अगर आयुष गोयल को पैसा मिलेगा फ्रॉम XYZ लिमिटेड बीइंग शेयर होल्डर ऑफ मोर देन 10% तो डीम डिविडेंड लग जाएगा, डिविडेंड का टैक्स लग जाएगा. तो आयुष गोयल इतना तो पढ़ लिया लेकिन आगे का नहीं पढ़ा. तो वो क्या बोलता है, वो एक एम्प्लॉय को अप्रोच करता है. वो एम्प्लॉय को बोलता है कि कंपनी तुमको लोन दे देगा, तुम तो 10% से ज्यादा के शेयर होल्डर हो नहीं, तो कंपनी तुमको लोन दे देगा. तुम एक काम करो, तुम उसको मेरा रेंट पेमेंट के लिए यूज कर लो, बाद में हम तुमको रिइंबर्स कर देंगे, तब तुम लोन रिपे कर देना. एग्जाम्पल क्लियर है? तो कंपनी विल गिव लोन टू एन एम्प्लॉय फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द डायरेक्टर or the shareholder who is holding more than 10%. So in that case also this deemed dividend clause is attracted. Now the last point, to the extent to which the company is in either case possesses accumulated profits. अब ध्यान दीजिए, though I have not put in बाकी ABCD of 222, ABCD of 222 में ना इसके बाद एक और वर्ड होता था, whether capitalized or not, जो कि यहां पे मिसिंग है. यहां पे accumulated profits के बाद वर्ड खत्म हो जाता है. whether capitalized or not is missing. इसका मतलब है
कि अगर कोई आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स है लाइक शेयर प्रीमियम एक्सेट्रा, तो उससे अगर आप ये लोन दे रहे हैं तो आपका डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई अट्रैक्ट नहीं होगा। बट आपका जो जनरल रिजर्व है इन सब से है उससे अट्रैक्ट होगा। तो अब कोई बोलेगा कि भैया मैं तो होशियार हूं, मैं तो पहले शेयर प्रीमियम से दूंगा। सो वैसा नहीं होता है। द फर्स्ट राइट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड इज आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स। इसलिए जनरल रिजर्व तक जितना होगा उतना तक पे लगेगा, उसके ऊपर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उस अमाउंट पे डीम्ड डिविडेंड नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बट व्हाट डज डीम्ड डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड? A distribution made in accordance with subclause C or D in respect of any share issued for full cash consideration where the holder of the share is not entitled in the event of liquidation to participate in the surplus assets. It basically means जो clause C और D में covered हैं, so I'm not going much into that. Clause I and IA are both for that. Clause 2 को पढ़ते हैं, any advance or loan made to a shareholder of the said concern by a company in the ordinary course of its business where the lending of money is a substantial part of the business of the company. सिंपल है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स यानी मनी लेंडिंग की बिजनेस है कंपनी का और वो उसी के तहत उसको दे रही है तो कोई इश्यू नहीं है। और क्लॉज 3, एनी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी which is set off by the company against the whole or any part of any sum previously paid by it treated as dividend within the meaning of clause E to the extent of which it is so set off. ये बेसिकली बोलता है कि आपने पहले तो डीम डिविडेंड ट्रीट कर लिया, मैंने 2 लाख रुपया लोन लिया कंपनी से XYZ से आयुष गोयल ने, उस समय 2 लाख रुपया डीम डिविडेंड ट्रीट हो गया। अब बाद में कंपनी जब डीम डिविडेंड मतलब एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसमें भी मेरा सपोज करिए डिविडेंड का हिस्सा आता है 3 लाख रुपया, तो कंपनी मेरे को अगर इवेंचुअली सिर्फ 1 लाख रुपया देती है और 2 लाख रुपया उस जो पहले लोन दिया था उससे सेट ऑफ कर लेती है, तो जब वो 3 लाख रुपया का टैक्सेबिलिटी आएगा ना तब मुझे सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स देना है, क्योंकि 2 लाख रुपया ऑलरेडी मेरे डीम डिविडेंड के तौर पे टैक्स हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट फर्दर इट इज नॉट इंक्लूड? अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर in accordance with the provisions of section 77A. It basically means buyback of shares. तो बायबैक के लिए अगर कोई पेमेंट हो रहा है शेयर होल्डर को तो वो भी डीम्ड डिविडेंड के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। Any distribution of shares pursuant to a demerger by the resulting company to the shareholders of the demerged company, whether or not this is a reduction of capital in the demerged company, यानी demerger के तौर पे अगर किसी को एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, because see again I'll show you one thing, any payment by a company of any sum, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कैश पेमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है whether as representing a part of the assets of the company or otherwise, ठीक है ना? तो इसीलिए ये वाला पॉइंट है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स पर्सुएंट टू अ डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, ठीक है? अब इसमें टैक्स कौन देगा? हमने ये तो बात कर लिया डीम्ड डिविडेंड होगा, हम सबको पता है डिविडेंड में टैक्सेबिलिटी भी होती है, तो अब इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? तो 2018 के बजट से पहले क्या था कि एक क्लमजी सिचुएशन था जहां पे कि ऑब्वियसली बिकॉज डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, उसको शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स किया जाता था, बट एट द सेम टाइम उतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को पकड़ पाना मुश्किल था या ट्रैक कर पाना मुश्किल था। इसलिए 2018 के बजट में सेक्शन 115O, जो कि आपने सुना होगा इन द टाइम्स ऑफ DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाया गया जो था, उसी में एक अमेंडमेंट लाया गया कि ऐसे केसेस, डीम्ड डिविडेंड के केसेस में भी अब कंपनी को ही टैक्स देना होगा और कंपनी को ही उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट लेना है at the rate of 30% for transactions made on or after April 2018, ठीक है? तो 2018 के बाद पिक्चर क्लियर हो गया कि जहां पे हमें बोला गया कि भैया कंपनी के ऊपर ही टैक्स लायबिलिटी का बर्डन है, कंपनी को 30% उसके ऊपर DDT काट लेना है, बाकी पे 20% काटता ही था, इस पे 30% काट लेना है। लेकिन अब 2021 में क्या चेंज आया बजट में? 2021 में बजट में चेंज आया कि 115O ही अब इनइफेक्टिव है, यानी अब DDT लगेगा ही नहीं। तो अब जब DDT लगेगा नहीं
तो ये ओनर्स वापस से शिफ्ट हो गया शेयर होल्डर्स के हाथ में, क्योंकि अब डिविडेंड टैक्सेबल है शेयर होल्डर्स के हाथ में, तो ये ओनर्स वापस से शेयर होल्डर्स के हाथ में शिफ्ट हो गया कि डीम्ड डिविडेंड अब वापस से टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के हाथ में इन दी केसेस ऑफ इन द सिनेरियो ऑफ नॉर्मल डिविडेंड। अब कुछ एक क्वेरीज थी वोटिंग पावर की, आई थिंक विच वी हैव क्लियर्ड। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगेन दिस पॉइंट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, विच इज 20% PSR in case of other than companies and 20% of again voting power in case of companies। ठीक है, अब एक क्वेरी थी, अगर डायरेक्टर को लोन दिया जाता है तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे हर एक जगह पे वर्ड लिखा गया है हैविंग शेयर होल्डिंग, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टर है कि नहीं है इमटेरियल है, एसेंशियल कंडीशन इज दैट ही शुड हैव होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अगर वो शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया फुलफिल करता है 10% का या उसके कंसर्न में 20% का, तब तो जाके वो इफेक्टिव होगा ये डीम्ड डिविडेंड का क्लॉज, अदरवाइज नहीं होगा। merely being a director does not attract section 2 subsection 22 clause E, ठीक है ना। अब गिवन एंड रिटर्न, अब ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है जहां पे मैंने आज डीम्ड डिविडेंड, आज रुपया दिया, मतलब XYZ ने आयुष गोयल को आज रुपया दिया, अब आयुष गोयल को पता चल गया नहीं 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 इसमें तो डीम्ड डिविडेंड लगने वाला, वो अगले दिन रिटर्न कर दिया। सो वेदर डीम्ड डिविडेंड विल बी एप्लीकेबल इन सच अ सिनेरियो एज वेल? सो द आंसर इज यस। इसमें केस लॉज भी सेटल्ड है कि the attractability of this action is on the giving of loan, whether or not returned does not mean anything, ठीक है ना। सेकेंडली, अगर हमने सपोज करिए बिजनेस नीड्स के लिए दिया है, अगर आपने बिजनेस नीड्स के लिए दिया है तो बेसिकली देन यू आर नॉट गिविंग एन एडवांस और अ लोन। एग्जाम्पल, अगर हमने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ entering into a transaction on behalf of the company for purchase of a land, so if it is adequately established कि यही पर्पस था और इसी के लिए उन्होंने एज अ कस्टोडियन रुपया दिया है, then this section again does not attract। and the last is एक क्वेरी थी कि whether गारंटी, एग्जाम्पल सपोज करें कि एक कंपनी XYZ है जिसके पास 50 लाख की FD है जिसमें आयुष गोयल इज होल्डिंग 10%, and there is a company ABC in which Ayush Goyal is again holding 20%, and ABC approaches bank for a CC limit or for a loan of say 50 lakhs। तो वो बोलता, बैंक बोलते कि नहीं भैया मुझे तो एक गारंटी चाहिएगा, तो XYZ अपने 50 lakhs के उसको क्या कहते हैं FD को हाइपोथिकेट करती है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग लोन ऑफ 50 lakhs in the books of ABC। So whether this transaction will be deemed as a dividend? So the answer to my understanding is no, because here only word advance or loan has been used, and guarantee has at various places in this Income Tax Act has been used otherwise, and the mere absence of the word guarantee here will not lead to attraction of the particular section in the cases of guarantee as we have discussed। यानी क्योंकि guarantee word यहाँ पे नहीं है, यही अपने लिए एक रीजनेबल कंटेंशन है कि गारंटी के केसेस में ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा।